नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये हमारी जो सामयिक और मौसमी पवने जो हम पिछले क्लास में देख चुके थे, लेकिन हम थोड़ा बहुत देखे थे और थोड़ा बहुत हमारा बच गया था। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम आज देखेंगे। तो उससे पहले उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो अब जाग जाओ, उठने का समय आ गया है। शयन निद्रा को त्याग दीजिए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए। तो इसी श्रृंखला में आज हम जल समीर और स्थल समीर को देखेंगे, फिर पर्वत समीर और घाटी समीर को देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। इसको अगर एक बार आप समझ लोगे तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपकी सामयिक और मौसमी पवने, सामयिक और मौसमी पवने, तो इसमें आपका स्थल समीर और जल समीर, स्थल समीर और जल समीर। तो सबसे पहले हम जल समीर की बात कर लेते हैं। जल समीर, जल समीर क्या होता है कि दिन के समय सूर्य ताप से निकटवर्ती समुद्र की अपेक्षा स्थल के अधिक गर्म हो जाने से, यानी दिन के समय सूर्य का ताप स्थल को अधिक मिलता है तो स्थल अधिक गर्म हो जाता है, तो स्थल पर ताप अधिक हो जाता है। और ताप और दाब में मैं आपको बताई थी कि विपरीत संबंध पाया जाता है। जहाँ ताप अधिक होता है तो दाब कम होता है, जहाँ ताप कम होता है तो वहाँ दाब अधिक होता है। तो स्थल पर ताप अधिक होता है और न्यून दाब विकसित होता है, और समुद्र में ताप कम होता है और उच्च दाब बनता है दिन के समय जल समीर में। तो हवाएं हमेशा ही उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलती है। तो उच्च दाब समुद्र में बनता है तो हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। तो समुद्र से स्थल की ओर चलने के कारण पहली बात तो यह है कि अपने साथ आर्द्रता और नमी लाती है, इसलिए वर्षा भी करती है। ठीक है, तो इसे जल समीर कहते हैं। और ये सुबह 11 बजे से शाम को सूर्य अस्त तक ये हवाएं यानी जल समीर चलता है। अब इसको एक बार देख लीजिए कि दिन के समय सूर्य ताप से निकटवर्ती समुद्र की अपेक्षा स्थल के अधिक गर्म हो जाने के कारण स्थल में न्यून दाब और समुद्र में उच्च दाब बनता है। इसलिए दिन में समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली हवा को जल समीर कहते हैं। ये हवाएं दिन के 11 बजे से सूर्य अस्त तक चलती है। जल समीर आगे चलकर तटीय भागों पर वर्षा करती है। फिर स्थल समीर, अब स्थल समीर में ठीक इसके अपोजिट दशाएं पाई जाती हैं, यानी रात के समय तेज भूमि विकिरण से स्थल के जो निकटवर्ती समुद्र की तुलना में शीघ्र और अधिक ठंडा कर देती है। तो स्थल पर तो उच्च दाब होता है और समुद्र पर न्यून दाब होता है स्थल समीर में। अब इसमें क्या होता है कि हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है, तो स्थल से समुद्र की ओर चलेगी तो पहली बात तो वो शुष्क होगी, क्योंकि वो आर्द्रता और नमी अब नहीं ग्रहण कर पाती है, और ये कंडीशन सूर्यास्त से प्रातः 8 बजे तक होती है। अब इसमें आप एक चीज़ समझो कि जल समीर होता है तो हवाएं समुद्र से चलती है, और स्थल समीर होता है तो हवाएं स्थल से चलती है। बस सीधी सी बात यह है इसमें, और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि जल समीर में हवाएं समुद्र से चलेगी, स्थल समीर में हवाएं स्थल से चलेगी। तो आप अपने दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिक सेट कर लेना इसको कि हवाएं जब स्थल से चलेगी तो स्थल पर उच्च दाब होगा, और जल से चलेगी तो समुद्र में उच्च दाब होगा।
तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जल समीर में तो हवाएं समुद्र से चलती है, स्थल समीर में हवाएं स्थल से चलती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं तो अपने आप सेट कर लेती हूँ। तो आप भी इसको सेट करना सीख लीजिए। अब एक बार नोट्स मेकिंग पैटर्न में आपको समझाती हूँ कि स्थल समीर रात के समय तेज भूमिक विकिरण स्थल को निकटवर्ती समुद्र की तुलना में शीघ्र व अधिक ठंडा कर देती है, इसलिए स्थल पर उच्च दाब व समुद्र पर न्यून दाब होता है। इसलिए हवा स्थल से समुद्र की ओर बहना शुरू कर देती है, जिसे क्या कहते हैं, स्थल समीर कहते हैं। सूर्यास्त से प्रातः 8 बजे तक ये पवने क्षीण व शुष्क होती है। ठीक है, ये जल समीर है, ये स्थल समीर है। अच्छे से समझ में आ गया होगा ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब इस स्लाइड में हम पर्वत समीर और घाटी समीर को समझेंगे। पहले जल समीर स्थल समीर को हमने समझा था, अब पर्वत समीर और घाटी समीर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इस चीज़ को हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो अब आप एक बार इसको ढंग से समझना कि घाटी समीर क्या होता है। कि दिन के समय, अब देखो एक मैं पर्वत का चित्र बना के बता रही हूँ। आपका जो ये ऐसे होता है, ये आपकी चोटी हो गई, चोटी, ये चोटी हो गई, ये आपका ढाल हो गया, ढाल, और ये आपका तल हो गया, क्या, तल। पहले आपको ये कंडीशन मालूम होनी चाहिए कि जो ये पर्वत होते हैं तो ये चोटी होती है सबसे ऊपर, फिर ऐसे ये ढलाव होता है, ढाल होता है, और ये नीचे तल होता है। ठीक है, अब दिन के समय ये कंडीशन घाटी समीर, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि घाटी समीर दिन में चलता है या फिर रात में, है ना। तो घाटी समीर दिन में चलता है। तो इसमें क्या होता है कि दिन के समय पर्वत की चोटी और ढाल घाटी तल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। यानी दिन के समय ये चोटी वाला भाग और ये ढाल वाला भाग अधिक गर्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ सूर्य ताप इसको अधिक मिलता है, तो यहाँ ताप अधिक होगा तो न्यून दाब बनेगा, और यहाँ पे कम ताप होगा और उच्च दाब होगा। तो उच्च दाब होगा तो हवाएं उच्च दाब से न्यून दाब की ओर बहेगी। तो इस घाटी समीर में हवाएं ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे। तो हवाएं घाटी तल से पर्वतीय ढाल की ओर बहने लगती है, तो इसे घाटी समीर या एनाबेटिक पवन कहते हैं। आई बात समझ में कि चोटी और ढाल घाटी समीर में यहाँ तापमान अधिक होता है और न्यून दाब बनता है, तो हवाएं तल से ढाल की ओर बहेगी, तो इसे पर्वत घाटी समीर कहते हैं। अब इसके विपरीत क्या होता है कि रात के समय चोटी और ढाल यहाँ तो ठंड अधिक पड़ती है, ताप कम होता है और उच्च दाब बनता है, और यहाँ ताप अधिक होता है तो यह न्यून दाब बनेगा। तो पर्वत समीर में हवाएं ऐसे बहेगी, ऐसे, यानी चोटी और ढाल से तल की ओर बहेगी, तो इसे पर्वत समीर कहते हैं। पर्वत समीर या काठाबेटिक और इसको एनाबेटिक। अब देखो ये कंडीशन सूर्यास्त के बाद होती है, नहीं रात्रि में। सूर्यास्त के बाद ये व्यवस्था उलट जाती है। पर्वतीय ढाल पर भौमिक विकिरण द्वारा ऊष्मा तेजी से विसर्जित होती है। पर्वतीय ढाल तल की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है, इस कारण ढाल की ऊंचाई से हवा नीचे उतरने लगती है, यानी ढाल से नीचे उतरने लगती है। इसे पर्वत समीर या काठाबेटिक हवाएं कहते हैं। तो ये पर्वत समीर और आपका घाटी समीर हो गया है। इसमें ज़्यादा कोई समझने लायक चीज़ नहीं, बस आपको ये चित्र अगर ढंग से समझ में आ गया तो आप इसको सही से समझ जाओगे, सही से सीख जाओगे। तो इसको एक बार और समझना, और हमेशा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। हवाएं, इस चीज़ को आप नोट कर लेना, हवाएं हमेशा ही उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलती है। पहली बात, ये लाइन हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये शाश्वत सत्य है कि हवाएं जहाँ उच्च दाब बनेगा वहाँ से ही हवाएं नीचे की ओर बहती है, और ताप
व दाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी ताप और दाब में विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी जहाँ ताप अधिक होगा वहाँ दाब कम होगा, जहाँ ताप कम होगा वहाँ दाब अधिक होगा, ऐसे दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। ये हमेशा ही जब भी आप पवन पढ़ो तो ये चीज़ें दोनों आपके माइंड में पहले से ही रहनी चाहिए। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।